बोल्ड डिजिटल में खुशामदीद। आप देख रहे हैं गहरी बात और मैं हूं सलमान अली। व्यूअर्स, जब हम तारीख़ की बात करते हैं तो तारीख़ के बारे में हर शख्स का पर्सपेक्टिव, नुक्ता नज़र, उसको देखने, उसको समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि तारीख़ है क्या, किसको हम तारीख़ कहते हैं। और इस हवाले से आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ हिस्टोरियन सलमान रशीद साहब, जिन्होंने हमें ज़ूम पर ज्वाइन किया है। और सलमान साहब से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके नज़दीक बीइंग हिस्टोरियन असल में तारीख़ है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको किस्से कहानी समझते हैं, कुछ लोग उसको आसार कदीमा की बात समझते हैं, कुछ लोग उसको मुबालगा आराई से काम लेते हुए बहुत सारी ऊट पटांग किस्म की चीज़ें जो हैं वो तारीख़ में घुसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सलमान साहब से आज हम जानेंगे कि तारीख़ असल में है क्या। वेलकम टू द शो सलमान साहब। शुक्रिया आपका जी। सलमान साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, पहला सवाल यही है कि बीइंग तारीख़दान, हिस्टोरियन, आप तारीख़ को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि तारीख़ असल में है क्या? तारीख वो है जो भी कुछ हमारे माजी में हो चुका हमारे साथ या दुनिया के साथ, और उसको अ, किसी एक ने रिकॉर्ड कर लिया या ज्यादा ने रिकॉर्ड कर लिया। वो खा शायरी के अंदर है, जैसे शाह लतीफ़ हैं सिंध के। हम तो उन्हें सूफी सूफी करते रहते हैं ना। वो तारीख दान थे हम्म। असल में, जोग्राफिया दान थे। या बाबा बुल्ले शाह ने जो बातें की हैं, वो तारीख का हिस्सा हैं। अ, या अगर आप उससे भी पीछे चले जाएं, तो जो भी कुछ जो लोग देखते हुए हो रहे थे, खा वो दरबारी थे या वो आम कोई आदमी था जो कुछ लिख रहा था, अगर वो प्रिजर्व हो गया। जैसे यूरोप में बहुत सारी लोगों के खतूत प्रिजर्व हुए हुए हैं, वो आम लोगों ने एक दूसरे को लिखा, तो उससे पता चलता है कि तारीख है। तो तारीख ये है जो कि कुछ हो चुका और रिकॉर्ड हो गया। सलमान साहब, हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, और बहुत सारी हद से ज़्यादा उसके अंदर मुबालगा आराई होती है, उसको तारीख़ कहा जाता है। कुछ लोग अपने ख़ानदानों, कुछ लोग अपनी अक़वाम, कुछ लोग अपने ख़ित्तों के हिसाब से जो सुनी सुनाई, घड़ी घड़ाई, मनगढ़ंत बातें होती हैं, उन्हें तारीख़ का एक दर्जा दे देते हैं। और उसको मेरा ख़्याल है कि आप बहुत अच्छा पोस्टमार्टम करते रहते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर भी, और अपनी जहाँ और जब आपको मौका मिलता है। मैं स्पेसिफ़िकली आपसे बात करना चाह रहा था, पाकिस्तान का जो ये ख़ित्ता है, ये जो एक जियोग्राफिकल इकाई है जिसके अंदर 5 दरिया हैं या 5 से ज़्यादा दरिया हैं, पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं, बलूचिस्तान का सहरा है, बलूचिस्तान के डिफरेंट इलाके हैं, मकरान है, और सिंधु नदी की जो घाटी है या वादी है, और उसके बाद उसका डेल्टा है। तो ये जो ख़ित्ता है, इसमें बहुत सारे लोग इसको इंडस वैली से शुरू करते हैं या फिर उससे पीछे चले जाते हैं, मेहरगढ़ के ज़माने में चले जाते हैं। अगर हम चलें बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं, क्योंकि आजकल आप भी अपने यूट्यूब पर अलेक्जेंडर की बात कर रहे थे, तो अलेक्जेंडर से लेके उसके बाद तक के जो 1200-1300 साल हैं, उसकी हिस्ट्री मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात थोड़ी सी डार्क हो जाती है। डार्क इन द सेंस के उसके बारे में लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि अलेक्जेंडर जब इस खित्ते से गया, तो इसकी यहाँ पर जो आप कह लें कि सियासी सूरत हाल थी, वो क्या थी, मुआशी सूरत हाल क्या थी, और माशरती या मजहबी सूरत हाल क्या थी? जब अलेक्जेंडर आया है ना, तो आने से बात शुरू करते हैं जी। कि जब वो आया, और वो मसलन टैक्सला में जब वो था। क्योंकि देखिए, पीछे तो वो लड़ता हुआ ही आया। हम्म। खैबर पख्तूनख्वा में वो रुका कहीं नहीं। जैसे ये दीर के पास उसकी लड़ाइयाँ हुई, और फिर स्वात में चला गया, वहां से नीचे उतरा तो टैक्सला में जब आया, अ, तो यहाँ वो पहली बार कोई 2 ढाई हफ्ते के लिए रुका। तो उसके साथ के जो लोग थे, उन्होंने लिखा कि बहुत कुछ यहाँ के बारे में। हम्म। मसलन नियार्कस ने बड़ा एक्सप्लिसिट बातें की, कि एक तो ये कि जी, ये लोग झूठ नहीं बोलते, दगा नहीं करते। इनके यहाँ जब किसी ने कारोबार करना होता है, तो वो बगैर लिखत पढ़त के करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर करते हैं, और फ्रॉड के केस कोई नहीं है इनके कोर्ट्स के अंदर। और फिर उसने ये भी लिखा कि यहाँ 3 मजहबों के लोग रहते हैं। वो हम्म। लोग जो अपने मुर्दे बाहर जंगल में जानवरों को डाल देते हैं, यानी जरतुश्ती। हम्म।
और वो लोग जो कि बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, और वो तीसरे जो ब्राह्मण हैं। तो सलमान साहब उस वक्त यहाँ पे डोमिनेंट रिलीजन मतलब पॉलिटिकली डोमिनेंट रिलीजन कौन सा था? क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा से यही बात मतलब आम इंडिया पाकिस्तान में बात करें तो लोग यही समझते हैं कि इस्लाम से पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज़्म या हिंदू धर्म ही मौजूद था। तो अलेक्जेंडर के वक्त कौन सा रिलीजन जो है वो पॉलिटिकली डोमिनेट कर रहा था, या बहुत सारे रिलीजन कर रहे थे? मेरा ख्याल है उस वक्त कोई प्रिडोमिनेंट मजहब नहीं था, हम्म। तीनों मजहब थे। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है ना, कि हम्म। हैं वो मुसलमान नहीं है, हिंदू है। हम्म। मतलब अलेक्जेंडर के बारे में जब लोग उसे मुसलमान समझते हैं, अगर मैं कहूँ ना कि भाई वो मुसलमान नहीं है, तो हैरान होकर कहते हैं वो हिंदू सी। हम्म। यहाँ दो ही मजहबों को समझा जाता है। हम क्योंकि हम पढ़ते लिखते नहीं है ना, हमें कुछ पता नहीं है, तो उस अलेक्जेंडर के जमाने में कोई प्रिडोमिनेंट एज सच नहीं था। हम्म। तीनों मजहब साथ के साथ चल रहे थे, और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। हम्म। और जब अलेक्जेंडर गया है, तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना आया। हम्म। उसमें तो मतलब उस बंदे ने बड़ा, मतलब उसकी सल्तनत बड़ी जबरदस्त थी, उसमें बड़ा अमन था, उसमें हिंदुइज्म था। लेकिन जैसे उसका पोता जब आया ताकत में, अशोक, तो फिर बुद्धिस्ट जो था वो सरकारी मजहब हो गया, क्योंकि वो बुद्धिस्ट हो गया था। और लेकिन अशोक और उसका जो वज़ीर था, जिसका मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कि हम लोग उनको एकदम अपनी हिस्ट्री से निकाल देते हैं, अशोक को या चंद्रगुप्त को या चाणक्य को हम लोग एकदम एक और स्पेस में, एक और डायमेंशन में भेज देते हैं। हम लोग कभी उसको प्राइड नहीं लेते कि भाई वो इस धरती का बेटा था, इस धरती से पैदा हुआ था, यहाँ पर टेक्सला में वो लोग रहते थे, जिंदा थे, जीते जागते, यहाँ पे अपनी वो लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते थे। हम उसको निकाल क्यों देते हैं एकदम अशोक को, महाराजा महाराजा अशोक को या चाणक्य को, और उसकी जो बुक्स हैं, उसकी जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, उसके बजाय द प्रिंस को सामने रख लेते हैं और चाणक्य को एकदम जो है वो हम लोग फारिग कर देते हैं। वाई? वो हमारी आइडियोलॉजी का मसला है ना। हिंदू मजहब हमारा दुश्मन मजहब है ना, इंडिया हमारा दुश्मन देश है। तो चाणक्य जो था वो हिंदू था। पता नहीं हिंदू था भी कि बुद्धिस्ट था, वो हम्म। मुझे नहीं याद। लेकिन वो चूंकि गैर मुसलमान था, तो वो था। अब प्रिंस का मुकाबला इसके साथ करना, देखिए, ये पढ़े लिखे लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई, चाणक्य एक महाराजा का एडवाइजर था, चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसकी हम्म। सल्तनत हेरात से लेके बंगाल तक फैली हम्म। हुई थी। मैकियावेली एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी के सरदार का अ, वो था। उसने एक द प्रिंस लिख दी, तो वो हमें, वो चूंकि यूरोपियन जबान में है, तो वो भी हमारे लिए बड़ी अब हो गई। अर्थशास्त्र हमारे लिए कुछ नहीं है। वो वो हमारा जो प्रेजुडिस है ना, जो हमारे अंदर का मजहब है, वो प्रेजुडिस पैदा करता है अ, उन लोगों से जो पहले हमारे भाई बंद थे। हमें मानना पड़ेगा कि हम सारे यहीं पे कन्वर्ट हुए हुए बल्कि हैं। हो सकता है हमारे आबाओ अजदाद हों, भाई हाँ, बंद तो और क्या। नहीं। सही। टैक्सिला के अंदर म्यूजियम में एक मूर्ति है, उसकी एग्जैक्ट शक्ल मेरे जैसी और मेरे बाप जैसी है। मुझे पता है कि हम उसकी औलाद में से हैं। ये तो बड़ी डिस्कवरी हुई। अच्छा चलें, चाणक्य के दौर से अशोका के दौर से आगे चलते हैं। हम बात इसी खित्ते जो पंजाब है, साथ खैबर पख्तूनख्वा है, या बलूचिस्तान या सिंध के जो फ्लो है इंडस रिवर का, इसके ऊपर फोकस करते हैं कि यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, क्योंकि अशोका का दौर तो नो डाउट एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट मौजूद थी या सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मौजूद थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अशोक के बाद तो देखिए, मौर्य सल्तनत जब टूटी, तो वो जो इंडो ग्रीक्स थे, हम्म। जो कि सलूकस निकेटर की औलादें थीं, अलेक्जेंडर का जर्नैल था उसकी औलादें थीं। उन्होंने आके खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पे इतना नहीं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कुछ सिंध के हिस्सों पे कब्जा कर लिया। और फिर 100 साल वो उनका कब्जा रहा, तो उसमें वो आके यहाँ कन्वर्ट भी हो गए। क्योंकि अच्छा। हमें पता चलता है कि उनमें से कुछ ने, वो 180 कबल मसीह में यहाँ पे आए थे, और हमें पता चलता है कि उनमें से कुछ ने
ये क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट स्टूपास बनाने में मदद की, उनका नाम भी हमें मिलता है। स्टूपास पे हमें यूनानी असरात भी मिलते हैं, बड़ा फेमस है डबल हेडेड ईगल वाला स्टूपा जो है। हाँ, तो लेकिन वो पारसी दौर का है, यानी ईसवी 44 कॉमन मतलब एरा का। असरात तो नज़र आ रहे हैं ग्रीक, लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त जिक्र किया कि अलेक्जेंडर, उनके जनरल्स और उनकी औलादें, यहाँ पे वो अलेक्जेंडर की औलादों वाला बड़ा एक मिथ जो है वो पाई जाती है। ये जो ग्रीक लोग थे, ये हिस्ट्री हमें क्या बताती है, कितनी तादाद में थे, जिस तरह से आपने कहा कि कन्वर्ट हो गए, और वो अगर यहाँ पे मौजूद थे तो फिर वो कहाँ गए, उनका वो मकामी आबादी के अंदर पूरी तरह मिक्स हो गए, एक नई नस्ल बन गई, उनका क्या बना? अलेक्जेंडर के साथ जो थे ना जी, वो तो सारे वापस चले गए। वो कुछ गैरिजन्स छोड़ के गया, जैसे ये अपने आपका भला हो जाए, टैक्सला में गैरिजन छोड़ा। लेकिन जब अलेक्जेंडर के मरने की खबर आई तो वो सब यहाँ से भाग लगा गए। अब उनमें से कोई नहीं रहा। लेकिन जो बाद में इंडो ग्रीक्स आए ना 180 बीसी के बाद, वो लोग काफी अरसा यहाँ पे रहे। 180 BC मतलब 200 साल गुजर चुके हैं हज़रत ईसा को आए हुए तकरीबन। तो उस नहीं, उनके आने अभी में से अभी। आने में, सॉरी, आने हाँ, में भी हैं। तो उस ज़माने में कि यहाँ की जो हम जो आम लोगों को अक्सर भूल जाते हैं कि स्टूपाज हमें नज़र आते हैं, महल्लात हमें नज़र आते हैं, खंडरात हमें नज़र आते हैं, और हमारे ख़त्े की तो हमेशा तारीख़ रही है, अगर हम इंडस वैली की तरफ भी देखें, कि जो आम लोग हैं उनके ऊपर बड़ा एक फोकस नज़र आता है। सोसाइटी के अंदर हमें इक्वेशन नज़र आती है, सोसाइटी के अंदर हमें किसी हद तक इक्वालिटी नज़र आती है कि बड़े बड़े महल्लात नहीं हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स नहीं हैं। जो इंडस वैली के अंदर भी जो आम लोगों की रिहाइश गाहें थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस दौर में जो कि 180 BC का है, और उसके बाद से लेकर कुछ 100 साल तक जो आम लोग थे यहाँ पर, वो क्या करते थे? काश्तकारी थी, तिजारत थी, जो सिंधु दरिया है इसकी नदियों के ज़रिए ट्रेडिंग होती थी, क्या होता था यहाँ पर? देखिए बहुत कुछ होता था। हम्म। पंजाब को वाहीक कहते थे, हमारे दोस्त मुश्ताक सूफी हैं, ये बड़े कौन सी पंजाब। ज़ुबान है वाहिक का लफ्ज़? वाहीक, वाही पंजाबी अच्छा, में वाहीक, वाही ओके करने, ओके ओके ओके, गॉट इट। हल हल चलाने जी, वालों का वाही से। देश। जी। हाँ, ये वाहीक था। हम्म। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि हमें ये इंडो ग्रीक सिर्फ 100 साल रहे थे, क्योंकि 80 हम्म। कबल मसीह के लगभग जो है ना वो सिथियन कबीले आना शुरू हो गए थे। हम्म। और यानी उसी दौर में पहली सदी ईसवी के अंदर, और थोड़ा सा और आप 80 साल नीचे आ जाएं, तो एक बंदा किताब एक लिख रहा है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, सर्कम नेविगेशन ऑफ द ईस्टर्न ओशन। हम्म। उसमें वो कहता है कि बारबैरिकन से आराकोसिया एक सड़क जाती है, हम्म। भंबोर से कंधार एक सड़क का वो बता रहा है। और वो कह रहा है कि इसके ऊपर इतना ट्रेड हो रहा है, और मतलब भंबोर की बंदरगाह के ऊपर बहरी जहाजों की कतारें लगी हुई हम्म। हैं, बर्थिंग के लिए बाहर इंतजार एंकर पे हैं कि अब हमारी बारी आएगी तो हम अनलोड करेंगे। यानी इसका और मतलब है ये एक रिच लैंड था, अमीर खित्ता था। अरे ऐसा वैसा, हम्म। आपकी अकल तंग रह जाती है पढ़ें जब आप, जब अंग्रेज 1800, अब मैं एकदम छलांग मार के जी। आगे आ गया हूँ, 1820 में जो अंग्रेजों ने यहाँ पे, मसलन मैं सिंधु की बात ही करता हूँ, डेल्टा की, हम्म। वो बता रहा है कि जनाब यहाँ तो 36 किस्म के चावल उगते हैं, हम्म। यहाँ की एक्सपोर्ट इतनी है और इंपोर्ट्स इनकी। भंबोर के जो वापस अगर मैं आपको ले जाऊं 1000 2000 साल पीछे, तो वो कहता है कि भंबोर में इंपोर्ट्स जो हैं उसमें बड़ा फाइन मैन्युफैक्चर्ड ग्लास इटली से आ रहा है, रो ऐसा वैसा नहीं था। रोम से उस दौर में। हाँ जी। और ये जो ट्रेडर्स थे वो जाहिर है आम लोग थे, हम्म। वो ट्रेड करते थे। और वो कहता है कि यहाँ से जब भंबोर से सामान निकलता है तो ये मिलनगर जो एक कैपिटल है, वो मेरा ख्याल है हैदराबाद बनता है, उसको आज तक हम्म। कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सका, मेरी उसमें ये है कि वो हैदराबाद था। हम्म। वो कहता है मिलनगर पारसियों का, अब पार्थियंस का जमाना, शकों का 80 साल का दौर रहा, उसके बाद पारथी आ गए। तो वो कहता है कि ये पार्थियंस का कैपिटल शहर है, और ये आपस में लड़ते रहते हैं, सरदारियां इन्होंने बनाई हुई हैं छोटी छोटी, और ये हर एक एक दूसरे से लड़ता रहता है, लेकिन ट्रेड वो कह रहा है चल रही है।
अच्छा, यहाँ पे तो दो दो चीज़ें, दो सवाल मेरे जहन में आपकी बात से ही आए हैं। दो मैं चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि तारीख़ हमें क्या बताती है जो हम हिंदुस्तानी इंडियन माशरे के ऊपर एक क्लास सिस्टम की बात करते हैं, ये क्लास सिस्टम पेशे के लिहाज से मैं बात करूँ, मजहबी तकसीम के लिहाज से नहीं, क्या ये क्लास सिस्टम उस वक्त मौजूद मौजूद था? और जो इस डेल्टा के अंदर और इससे ऊपर ज़ुबान है, दो सवाल हैं लेकिन क्योंकि मेरे जहन में बिल्कुल डिफरेंट सवाल हैं, लेकिन मैंने कहा कर लूँ ताकि आप इसको फिर इजीली जवाब भी दे सकें कि ज़ुबान की एवोल्यूशन क्या थी, ज़ुबान क्या थी इस इलाके के अंदर जो बोली जाती थी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर हम बात करें तो। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये कि क्लास हम्म। सिस्टम, ये क्लास सिस्टम ज़रा ना, कोई आज से कोई 1200-1500 साल पहले इजाद हुआ, मेरी उसके हम्म। मुताबिक। उससे पहले ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि देखें, जैसे जब सिथियंस आए हम्म। सेंट्रल एशिया से 70-80 कबल मसीह के अंदर, तो वो कोई नंगे पैर, सिर, नंगे हम्म। कपड़ों के बगैर तो नहीं ना आए थे। हम्म। उनके पास भी मोची थे, उनको बर्तनों की जरूरत भी पड़ती थी, लोहार भी थे, तो उन्हीं में से थे ना। हम्म। वो कोई आसमान से तो नहीं गिरे थे, या किसी गटर में से तो निकल के नहीं आए थे ना और उनके ये तो लोहार। रूल था कि मतलब जो बाप का प्रोफेशन है आमतौर पर वही बेटे का प्रोफेशन होगा, तो वो एक हाँ, बरादरी कम्युनिटी बन जाती होगी। लेकिन जो हम मतलब इंडिया पाकिस्तान को क्लास सिस्टम का बहुत ज़्यादा ताना दिया जाता है ना, तो मैं इस सेंस में आपसे क्लैरिफाई या अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा था कि वो क्लास सिस्टम था वो मौजूदा जो कि हिंदुज़म वाला क्लास सिस्टम है उससे फ़र्क था, ये क्लास सिस्टम शायद पेशे पर बेस करता था। ना, अभी था ही नहीं, अभी बना ही नहीं था जी। ओके। ये 1000-1200 साल पहले बना है हम्म। क्लास सिस्टम। ये जो पेशे वाला है, हम्म। क्या कुम्हार है, अब हम्म। मोची है, हम्म। तेली है, ये सारे हम में से ही थे, हम उन्हीं में से थे। बिल्कुल। तो कोई नहीं अच्छा, था पहले। अब अगर जुबान की बात कर लें, जुबान उस जमाने में। हाँ, जबान जैसे अभी फर्क है ना, हम्म। सिंधी, सराइकी, पंजाबी, तीन जबानें हैं जो आपस में इतनी क्लोजली रिलेटेड हैं कि वो सराइकी, सिंधी और पंजाबी के बीच एक पुल बनती है। हम्म। अगर आप ज़रा से भी आपका जहन काम करता है, तो आप जब सिंध में घूम रहे होते हैं और आपसे कोई सिंधी में बात करे, आपकी मादरी ज़ुबान ना भी हो सिंधी, आप 2-4 दिन में समझना शुरू हो जाते हैं सिंधी। हम्म। तो तब भी इसी तरह था, जाहिर है। जैसे अगर आप चौसर की किताब को उसकी लिखी हुई अंग्रेजी में पढ़ें तो आपको नहीं समझ आएगी। हम्म। उसी तरह ये फर्क तब भी था, मतलब 2000 साल पहले जुबान जरा फर्क थी। वो इवॉल्व होते होते अब इस हालत में आई हैं, जुबानें इवॉल्व होती हैं। सही 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 हो गया। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं कि उस ज़माने में हमने क्लास सिस्टम की बात कर ली, लैंग्वेज की बात कर ली, लोगों के पेशे की बात कर ली। उसके बाद जो दौर शुरू होता है, अगर हम कबले मसीह को क्रॉस कर लें, वो ज़रा बताइएगा। वो पारसियों के बाद, पारसियन जो है ना, मतलब है, आप समझ लें 20 और 18-19 ईस्वी के हम्म। अंदर, और उनका कोई 100, 150, 150 साल का फर्क रहा। उसके बाद एक सिलसिला ही चल पड़ा लोगों का, कुषाण आए, फिर भला हो जाए। और कुषाण भी हालांकि आए सेंट्रल एशिया से थे, हम्म। यहाँ पे सिंधु की घाटी में पहुंचते ही वो लोग बुद्धिस्ट होना शुरू हो गए। हम्म। या जैसे कनिष्क जो था, वो बड़ा पक्का बुद्धिस्ट था, हम्म। और उसने बड़े मॉनेस्ट्रीज और स्टूपास बनवाए अपने दौर में। और उसके बाद जो था ना जी, वो सासानियों का दौर आ गया। इरेनियंस। ईरान के जो सासानियन थे, जी। आतिश परस्त लोग, अच्छा, वो यहाँ पे दो। सलमान साहब मैं थोड़ा सा रोकूंगा। हमने हम्म, पहले बात कर ली, पार्थियंस की बात कर ली, और उसकी ये जो आने का सिलसिला है लोगों का बाहर से साउथ एशिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ये थोड़ा सा लोगों को बताइएगा कि लोग हैरान होते हैं या बेध्यानी में या लाइलमी में जिक्र कर देते हैं, जानते नहीं कि यहाँ पर लोग आते क्यों थे, वाई। यहाँ के लोग बिल्कुल ही पैसिव थे, लड़ना झगड़ना नहीं जानते थे, या ये ख़ित्ता बहुत रिच था, इसकी जो रिचनेस थी वो लोगों को बाहर से खींचती थी। रीज़न क्या था कि इंडिया जो है या इंडस नदी के जो का इलाका है, ये लोगों को, बाहर से आने वालों को अपनी तरफ खींचता क्यों था?
देखिए, पहले ये विलियम टान एक हिस्टोरियन गुजरा है, अलेक्जेंडर के ऊपर और इंडो ग्रीक्स के ऊपर उसका बहुत सारा काम है। वो उसका ख्याल है कि पीरियोडिक ड्राउट्स आते थे सेंट्रल एशिया में, तो ईस्ट साउथवर्ड या वेस्टवर्ड माइग्रेशन होती थी वहाँ के कबीलों की। याद रहे कि सेंट्रल एशिया के कबीले घरों में नहीं रहते थे। ये तो नोमैडिक सारे ट्राइब्स। नोमैडिक थे। वो बैलगाड़ियों में उनका सारा कुछ होता था, बीवी बच्चे भी उसी में, और वो चलते फिरते रहते थे। हम्म। उसके बाद ये जो सिथियंस का आना हुआ ना, ये हम्म। तो एक मजीद एक दूसरा ताकतवर कबीला था जिसने वेस्टवर्ड माइग्रेशन शुरू की, और वो भी ड्राउट की वजह से ही। हम्म। तो उनकी वजह से ये धकेल के यहाँ पे नीचे आ गए। हर एक को ये तो पहले से ही पता था हम्म। कि इंडिया या सिंधु घाटी और गंगा की घाटी, हम्म। ये दो बहुत ही अमीर मुल्क हैं। यहाँ पे हम्म। रोटी किसी को कम नहीं पड़ती, भूखा कभी कोई नहीं हम्म। सोता। तो तो वो फिर इस तरफ को आते थे। वो अफगान कहते हैं ना कि हमें किसी ने नहीं फतह किया, ओ भाई वहां से तुम्हें रौंदते हुए वो इधर को आ जाते थे। उधर किसी ने क्या पत्थर जाना खाने थे? जाना क्यों था सबसे बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ऐसी बात है। अच्छा जी, यहाँ। अब आ गया सासानी दौर आ गया सर। हाँ, तो वो कुछ अमन का दौर था अच्छा, उसमें सासानी। डायरेक्ट किस तरह से कंट्रोल किया जाता था इस खत्ते को? गवर्नर्स होते थे, उनके कोई लश्कर था, फौज थी, क्या था? अहम शहर कौन से थे इस इलाके के शहर वो जहाँ पे बहुत हमें सासानी असरात पता चलता हो या सासानियों की तारीख में उसका जिक्र मिलता हो? हमें नहीं कॉइन्स मिलते हैं ओके। सासानियों के। जैसे स्वात में उडेग्राम के जो हम्म। खंडरात हैं, वहाँ पे आपको सासानी रिमेन्स मिलते हैं। भंबोर में भी मिलते हैं। और जगहों पे, एक दो जगहों पे भी मिलते हैं। अभी ऑफ हैंड मेरे जहन में नहीं है। पेशावर में मिलते हैं आपको। पेशावर एक बहुत बड़ा शहर था। मुल्तान एक बहुत बड़ा हम्म। शहर था। लाहौर जरा गांव टाइप ही था, इतना बड़ा नहीं था। तो गवर्नेंस गवर्नेंस का सिलसिला वही था कि वो उन्होंने शहरों में मेयर टाइप लोग रखे होते थे और गवर्नर्स होते थे। और लोग यहाँ पे न कोई किसी को कोई परेशानी या बॉदर नहीं था कि जी कौन आ गया कौन चला गया। हर कोई सिर सुट के, जिसे हम कहते हैं ना, वो अपने काम में लगा हुआ था।